गुड मॉर्निंग। ये एसटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्रोत विधि। स्रोत विधि के संदर्भ में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी वो प्राप्त करेंगे। स्रोत विधि क्या है और इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्रोत विधि है ये, इसका अक्सर हम उपयोग करते हैं, इतिहास शिक्षण के अंतर्गत करते हैं। कभी कभी हम इसका उपयोग सामाजिक शिक्षण के क्षेत्र में भी करते हैं। तो स्रोत विधि है ये क्या है, एक प्रकार से कोई नवीन विधि नहीं है। ये विधि है, एक विधि है। अपन ने इससे पहले एक ऑब्जर्वेशन विधि पढ़ी थी जिसे हम निरीक्षण विधि कहते हैं, और ये विधि किसका मिलता जुलता रूप है, निरीक्षण विधि का मिलता जुलता रूप है। निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के बाद में उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी विधि के अंतर्गत कहा गया है कि जो ज्ञान हमें सुनने या पढ़ने की अपेक्षा सुनने या पढ़ने की अपेक्षा स्थायी ज्ञान हमें देखने से प्राप्त होता है। देखने से प्राप्त होता है, तो जो देखने से प्राप्त ज्ञान होता है वह स्थायी ज्ञान प्राप्त कहलाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या बताया गया है कि हमें जो स्थायी ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या है, हमें सुनने या पढ़ने की अपेक्षा हमें किसी भी वस्तु के बारे में उसे देखकर हम उस वस्तु के बारे में ज्ञान जो प्राप्त करेंगे वो ज्ञान कैसा रहेगा, हमारे दिमाग के अंदर स्थायी रहेगा, चिरकाल तक रहेगा, हम उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जैसा कि हम किलों के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो किलों को हम किसके माध्यम से देख सकते हैं, हम किलों को एक तो किताबों के अंदर पढ़ेंगे, एक हम राजस्थान के किलों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो किताबों के द्वारा हमने जो पढ़ा है वो हमें कम मात्रा में दिखाई देगा, कब याद रहेगा सॉरी, लेकिन जो हम प्रत्यक्ष रूप से किलों को देखकर हम उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो दीर्घकाल तक वो ज्ञान हमारे मन में रहेगा। इस विधि में जो ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य आधार है वो किसको माना गया है, स्रोतों को माना गया है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य आधार स्रोतों को माना गया। इस प्रकार से स्रोत है विधि के अंतर्गत स्रोतों का विशेष महत्व है। स्रोतों के भी कई प्रकार है। स्रोतों के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, वे स्रोत जो किसी खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के भग्नावशेष, महल, स्मारक है, उसके अलावा अभिलेख है, सिक्के हैं आदि, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। इसके अंतर्गत मौखिक स्रोत के अंतर्गत हम कथा सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, दंत कथाएँ सुनते हैं, ये किसके अंतर्गत, मौखिक स्रोत के अंतर्गत। और एक स्रोत है जो हमें लिखित रिकॉर्ड में प्राप्त होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र है, डायरिया है, पांडुलिपियाँ है, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये क्या है, प्रकार के स्रोत है। ये स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्रोतों को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा है। पहला पुरातात्विक, दूसरा मौखिक और तीसरा लिखित। अब हम इस प्रकार से ये तो स्रोतों के प्रकार थे, अब हम स्रोत विधि के गुण के बारे में पढ़ेंगे। स्रोत विधि के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के गुण है, जिसके अंतर्गत पहला गुण है वास्तविकता की भावना का विकास। स्रोत विधि के द्वारा हम अध्ययन करते हैं तो जो स्रोत हमारे सामने दिए होते हैं वो किसी न किसी वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे अंतर्गत वास्तविकता की भावना का विकास होता है। जैसे महाराणा प्रताप से संबंधित पाठ पढ़ रहे थे, ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप से संबंधित हमारे सामने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप में दिखाई जाए, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाने वस्तु के द्वारा हमारे मन के अंदर वास्तविकता के भावों को उजागर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास। स्रोत विधि के माध्यम से अध्ययन करने के बाद के तत्पश्चात छात्रों के अंतर विभिन्न शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्रोतों के ऊपर निर्णय ले सकते हैं और उनके अंदर निर्णय शक्ति और चिंतन करने का जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो नेक्स्ट है प्राप्त ज्ञान विश्वसनीय और क्रियात्मक होता है। स्रोत विधि के द्वारा छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान कैसा होता है, विश्वसनीय होता है और काफ़ी क्रियात्मक होता है, क्योंकि स्रोत विधि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो प्रमाणिक ज्ञान होता है, क्योंकि स्रोतों के आधार पर ही उसके किसी भी वस्तु की वास्तविकता के बारे में संबंधित ज्ञान है वो प्राप्त किया जाता है और वास्तविकता का पता चलता है। ऐसी स्थिति में स्रोत विधि के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है, विश्वसनीय, उसकी मान्यता होती है और वो छात्रों के अंदर क्रियात्मक क्रियाशीलता को भी विकसित करने वाला ज्ञान होता है।
और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से स्रोत विधि के 3 गुण थे वे इस प्रकार से थे। पहला, छात्र के अंदर वास्तविकता की भावना को विकसित करने का। दूसरा, चिंतन व निर्णय शक्ति के अंतर्गत विकास होना। तीसरा, प्राप्त ज्ञान विश्वसनीय एवं क्रियात्मक होता है। अब हम स्रोत विधि के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्रोत विधि के मुख्य रूप से निम्नलिखित दोष है। पहला दोष है वास्तविक महत्व के स्रोतों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ होना। स्रोत विधि का पहला दोष है, जिसके अंतर्गत क्या है, जब हम स्रोत विधि से छात्रों को शिक्षण करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ये हो जाता है कि जब हम वास्तविक रूप से जो पाठ पढ़ाते हैं उस पाठ से संबंधित स्रोतों का प्राप्त होना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्रोत विधि का उपयोग करना हमारे सामने कठिनाई हो जाती है और ऐसी स्थिति में इस वजह से हम छात्रों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका पहला दोष है वो क्या है, वास्तविक महत्व के स्रोतों की प्राप्ति में हमें काफ़ी कठिनाई होती है और कभी कभी स्रोत नहीं मिल पाते। तो ऐसी स्थिति में हम इस विधि से शिक्षण नहीं करवा सकते। फिर नेक्स्ट है दो लेखकों की सामग्री में विरोधाभास की स्थिति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो लेखकों की सामग्री एक ही समय की घटना के अंदर दो लोग होते हैं और अपने अलग अलग मत देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों लेखकों की सामग्री में क्या हो जाता है, विरोधाभास की स्थिति आ जाती है और कभी कभी लेखक एक दूसरे पर व्यंग करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह विधि काफ़ी उपयोगी नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। कोई राजपूतों को अग्निवंशी अग्निकुल से उत्पन्न संतान मानता है और कोई सूर्यवंश से मानता है, कोई चंद्रवंश से मानता है, तो कोई विदेशी जातियों से मानता है। इस प्रकार से उस समय स्थिति ऐसे आ गई कि इन लेखकों के अंदर आपस में क्या होने लगा, विरोधाभास की स्थिति आने लगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम किसी भी शिक्षण विधि से छात्रों का शिक्षण है वो नहीं करवा सकते, क्योंकि हम राजपूतों के संबंध में पढ़ाएंगे तो छात्रों को कौन कौन से मत देंगे और उनकी वास्तविक स्थिति को सामने नहीं ला पाएंगे। फिर नेक्स्ट है भाषा स्तर में कठिनाइयाँ। भाषा के स्तर में स्रोत विधि की भाषा है उसके अंतर्गत काफ़ी उसके स्तर में कठिनाई होती है। जिस प्रकार से वह भाषा है छात्रों के समक्ष उपयोगी नहीं होती है, इस प्रकार से इसकी भाषा है वो कठिन होने से छात्र उस भाषा स्तर को नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में यह विधि छात्रों के लिए अनुपयुक्त बन जाती है। इस प्रकार से स्रोत विधि के मुख्य रूप से 3 दोष इस प्रकार से थे। पहला, वास्तविक महत्व के स्रोतों की प्राप्ति में कठिनाई होती थी। इसके अलावा दो लेखकों की सामग्री में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है और उसके अलावा भाषा स्तर में कठिनाई हो जाती है। इस प्रकार से ये स्रोत विधि के संदर्भ में जानकारी थी। मतलब आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।